हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा केम। स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए लाए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो भी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना रहता है उसका गेस्ट क्वेश्चन का आंसर। गेस्ट क्वेश्चन जो आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताए थे, कुछ गेस्ट क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन का आज आंसर लेके आए हैं। तो उस क्वेश्चन का एक एक करके सबका आंसर देख लेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम के प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट जो भी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, और ये एग्जाम आप लोग को 6 तारीख से होने वाली है, जो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कंडक्ट करा रही है। तो आपको जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताए थे प्रीवियस वीडियो में, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, और वहाँ जाके देख लीजिएगा और उस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसी क्वेश्चन का ये सभी का आंसर बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे चलिए देखते हैं। Explain phase first and phase second drug metabolism with example and factor affecting metabolism। ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड रिएक्शन जो होता है उसको एक्सप्लेन करना है आपको, और एग्जाम्पल बताना है उसका, और कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है वो भी आपको बताना है। तो यहाँ पे ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होगा, जो ड्रग जो होंगे वो केमिकली मॉडिफाइड करके मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है। वो केमिकली मॉडिफाइड होके मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन होता है, और ये मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जो हमारे लिवर सेल में होती है जनरली। तो ये एंजाइम के प्रेजेंस में ये ड्रग केमिकली मॉडिफाइड होगा और मेटाबोलाइट में कन्वर्सन होगा इसका, और ये मेनली जो होता है वो लीवर में होता है। और जब ये मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं, और जब वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे तो ये यूरिन के द्वारा इजीली पास कर जाएगा और बाइल के द्वारा भी पास आउट हो जाएगा। तो ये ड्रग मेटाबॉलिज्म का ये प्रोसेस है। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच ड्रग केमिकली मॉडिफाइड इनटू मेटाबोलाइट with the help of enzyme mainly in the liver to make them more water soluble so they can be excreted through urine or bile। तो ये आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म का डिफिनेशन हो गया। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है इसका मेनली 2 साइट है। एक जो है वो मेजर साइट है जिसको हम लोग प्राइमरी साइट बोलेंगे, और वो साइट है लीवर। लीवर में अधिकतर ड्रग का मेटाबॉलिज्म यहीं पे कंप्लीट होता है। तो लीवर तो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड की श्रेणी में तो आती ही है, तो लीवर को हम लोग लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इसका जो ये मेन साइट है ड्रग मेटाबॉलिज्म का। सेकेंडरी साइट जो है वो इंटेस्टाइन है, किडनी है, लंग्स है, प्लाज्मा है। इस सब में भी इसमें भी सेकेंडरी साइट में भी क्या होते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होती है। चलिए अब ड्रग मेटाबॉलिज्म का फेज देख लेते हैं। तो जनरली 2 फेज आप लोग को एक्सप्लेन भी करनी है, फेज फर्स्ट रिएक्शन और फेज सेकेंड रिएक्शन। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म का 2 फेज होती है, फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड रिएक्शन होता है। तो हम लोग अब फेज फर्स्ट रिएक्शन को डिटेल्स में देखते हैं। फेज फर्स्ट रिएक्शन जो होता है ऑल्सो नोन एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फेज में हम लोग किसी भी ड्रग में जो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं या एक्सपोज करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस या एक्सपोज करने के प्रोसेस को ही फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये जब रिएक्शन होता है तो जो ड्रग जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे या तो इनएक्टिवेट होंगे, और नहीं तो कुछ टाइम क्या होते हैं ये
टॉक्सिक मेटाबोलाइट का भी प्रोडक्शन करता है। तो ये फेज फर्स्ट रिएक्शन के द्वारा क्या होगा, एक्टिवेट होगा, नहीं तो इनएक्टिवेट होगा, या तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट में भी ये ड्रग को कन्वर्ट करता है इस फेज के द्वारा, इस फेज रिएक्शन के द्वारा। तो यहाँ पे फेज फर्स्ट का ये डिफिनेशन हो गया, फेज फर्स्ट किसको बोलते हैं ये आपको हो गया। अब फेज फर्स्ट जो होता है इसमें जनरली मेनली जो होता है साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम जो होते हैं ये लीवर के हेपेटिक सेल में होता है, और यही साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम है ये कैटालिसिस में भाग लेते हैं, ये रिएक्शन में भाग लेती है जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम है ये जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो ड्रग का पोलरिटी नेचर इंक्रीज हो जाती है, और जो ड्रग फेज फर्स्ट में एंट्री किया है तो वो फेज सेकेंड में एंट्री करने के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये आपका फेज फर्स्ट रिएक्शन का कुछ मेन पॉइंट था। अब इसका टाइप्स देख लेते हैं, फेज फर्स्ट रिएक्शन का टाइप्स देख लेते हैं। जनरली इसका 3 टाइप्स होते हैं। ऑक्सीडेशन जो मोस्ट कॉमन है, अधिकतर यही होता है, और साइटोक्रोम P450 जो है ये ऑक्सीडेशन ही कराती है। सेकेंड रिडक्शन है, और थर्ड जो है ये हाइड्रोलाइसिस है। ये 3 टाइप से रिएक्शन फेज फर्स्ट में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, फेज फर्स्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल। मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइजीपाम जो होते हैं इसका थोड़ा मेटाबॉलिज्म देखते हैं। डाइजीपाम जो होता है अगर ये फेज फर्स्ट रिएक्शन में एंट्री करेगा तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एंट्री करेगा। तो ऑक्सीडेशन जब होगा तो वो लीवर में ही ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और जब लीवर में होगा तो आपको एंजाइम बताए हैं साइटोक्रोम P450 यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, हेल्प करेगी इस रिएक्शन को होने में। तो आप इसका पाथवे देख लेते हैं कैसे कैसे ये कंप्लीट होता है। डाइजीपाम जो होता है, डाइजीपाम का अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो इस डाइजीपाम में एन ग्रुप से एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है। तो यहाँ पे डाइजीपाम जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में फेज फर्स्ट रिएक्शन में जब वो प्रोसीड होगी, एंट्री करेगा, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एन से जो मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है वो मिथाइल ग्रुप यहाँ रिलीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा एन डीमिथाइलेशन प्रोसेस कहलाता है। तो जब डाइजीपाम एन डीमिथाइलेशन प्रोसेस से आगे प्रोसीड होगा तो नॉर्डाजीपाम में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइजीपाम कन्वर्ट इनटू नॉर्डाजीपाम, या इसी को बोलते हैं डेसमिथाइल डाइजीपाम बोलते हैं। तो अब ये नॉर्डाजीपाम जो है ये फर्दर हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस में एंट्री करेगा, और जब हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस होगा तो ऑक्साजीपाम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डाइजीपाम फाइनली कन्वर्ट इनटू ऑक्साजीपाम थ्रू द फेज फर्स्ट रिएक्शन। तो ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा ये कंप्लीट होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन द्वारा कंप्लीट हुआ तो एंजाइम जो होंगे ये इन्वॉल्व होगा CYP450। तो ये ऑक्साजीपाम फेज फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ऑक्साजीपाम इंड प्रोडक्ट मिल गया हमको। अब ये ऑक्साजीपाम फिर एंट्री करेगा फेज सेकेंड रिएक्शन में। तो जब फेज सेकेंड रिएक्शन में एंट्री करेगा तो प्रोसेस जो होता है ग्लूकुरोनिडेशन प्रोसेस होता है। तो ग्लूकुरोनिडेशन प्रोसेस ये फेज फर्स्ट रिएक्शन का टाइप्स है। उस प्रोसेस में जब ये एंट्री करेगा ऑक्साजीपाम तो ये वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट हो जाएगा तो इजिली यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाएगी। तो एक्सक्रीशन इसका हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे डाइजीपाम का था। अब थोड़ा फेज सेकेंड रिएक्शन को डिटेल्स में देख लेते हैं। फेज सेकेंड रिएक्शन जो होता है यहाँ पे, फेज सेकेंड रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कंजुगेशन रिएक्शन। फेज सेकेंड रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन रिएक्शन बोलते हैं।
तो यहाँ पे कंजुगेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे कंजुगेटिंग एजेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। कंजुगेटिंग एजेंट यहाँ पे हेल्प करेगा इस कंजुगेशन रिएक्शन प्रोसेस होने में। तो फेज सेकेंड मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, जो ड्रग जो है जो ड्रग या कोई फेज फर्स्ट मेटाबोलाइट जो फेज फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट करके जो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हुआ है उसको फेज फर्स्ट मेटाबोलाइट बोलेंगे। या कोई न्यू ड्रग है, अगर वो जब फेज सेकेंड रिएक्शन में एंट्री करेगा तो वो इंडोजीनस सब्सटेंस से बाइंड करेगा, इंडोजीनस सब्सटेंस के साथ वो बाइंड करेगा। तो इंडोजीनस सब्सटेंस जो है यहाँ पे कंजुगेटिंग एजेंट को बोलेंगे, जो फेज फर्स्ट मेटाबोलाइट से भी बाइंड कर सकते हैं और कोई न्यू ड्रग से भी बाइंड कर सकते हैं जो डायरेक्टली सेकेंड फेज में एंट्री किया है कोई ड्रग। तो जब ये इंडोजिनस सब्सटेंस से बाइंड करेगा तो इसको हाईली वाटर सोल्यूबल या इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। जब ये हाईली वाटर सोल्यूबल हो जाएगा तो बॉडी से इजीली पास आउट हो जाएगा यूरिन के द्वारा। तो ये आपका फेज फर्स्ट रिएक्शन का कुछ मेन पॉइंट है। उसके बाद अगर जब ये इजिली हाईली वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट बन गया, कंपाउंड बन गया, तो इजिली पास हो जाएगा बॉडी से, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेट एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फैसिलिटेट एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे जो ड्रग जो है वो मेटाबोलाइट होने के बाद बॉडी से बाहर इजिली निकल गया, यूरिन के द्वारा या बाइल के द्वारा भी निकल सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है। फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले जो एज जो है, एज फैक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को। तो एज जो है, अगर मान लेते हैं कोई नियोनेट है जो अभी भी जन्म लिया है, तो नियोनेट जो उसके बॉडी में क्या होते हैं, उसका जो लीवर जो ग्लैंड होंगे वो फुल्ली मेच्योर नहीं होगा। तो क्या होगा? इमेच्योर होगा। इमेच्योर होंगे तो उसमें जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होगा वो क्या होंगे? रिड्यूस होगा, कम होगी। उसी तरह से अगर कोई ओल्ड पर्सन में देखते हैं तो ओल्ड पर्सन में जनरली क्या देखा गया है कि लीवर फंक्शन जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाती है और ब्लड फ्लो भी क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिससे क्या होगा? मेटाबॉलिक प्रोसेस भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये एज फैक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर जो है ये जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो भी क्या होता है? एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करेगी। जब एंजाइम एक्टिविटी इफेक्ट होगा तो ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट होगा ही। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जो आइसोनियाजाइड्स एक एंटीबायोटिक है जो टीबी के केस में लिया जाता है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस अगर हो गया है तो इस पेशेंट को आइसोनियाजाइड एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो आइसोनियाजाइड एंटीबायोटिक, ये जब आइसोनियाजाइड जब ये ड्रग मेटाबॉलिज्म के फेज सेकेंड में एंट्री करेगा तो एसिटाइलेशन प्रोसेस में एंट्री करेगा। इससे पहले आपको ग्लूकोनेशन प्रोसेस बताए थे फेज सेकेंड का। एक और प्रोसेस क्या है? एसिटाइलेशन प्रोसेस है। तो एसिटाइलेशन प्रोसेस में जब एंट्री करेगा आइसोनियाजाइड, तो यहाँ पे दो तरह के मेटाबॉलिज्म शो अप होते हैं, देखा गया है। किसी किसी में फास्ट होता है, किसी किसी में स्लो होता है। तो किसी किसी में अगर फास्ट होगा, अगर ड्रग मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट होगी तो ड्रग इजिली फास्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, वेरी फास्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा? प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन घट जाएगी। और जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन घट जाएगा तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी ड्रग का घट जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो अगर हो गया है किसी किसी पेशेंट में, किसी किसी पर्सन
में अगर ये स्लो होती है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन, तो स्लो होने के कारण क्या होगा, मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन जो रेट है, अगर प्रोसेस का जो रेट है वो अगर स्लो होगा तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो होगा वो हाई हो जाएगा, और जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तो वो ड्रग एडवर्स इफेक्ट भी डाल सकती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी हो सकता है, और ये टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर लीवर डिजीज। अगर किसी भी पर्सन को अगर लीवर डिजीज है, लीवर डिजीज जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, कोई पर्सन अगर एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको लीवर सिरोसिस होने का खतरा बनी रहती है। तो अगर किसी पर्सन को अगर हेपेटाइटिस है या लीवर सिरोसिस है, तो देखा गया है कि उसका जो ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो रेट होगी वो स्लो होती है, रिड्यूस होती है उसके बॉडी में। तो यहाँ पे लीवर डिजीज के कारण ये इफेक्ट पड़ा। ड्रग इंटरेक्शन अगर दो ड्रग सेम टाइम अगर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, किसी को अगर दिया जाता है, दो ड्रग अगर एक साथ दिया जाता है, तो इससे क्या होगा, या तो उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इंड्यूस होगी, बढ़ जाएगी, और नहीं तो इनहिबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों केस हो सकती है, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी ड्रग अगर लिया जाता है तो कुछ अंतराल पे लिया जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंतराल पे आप ड्रग को लीजिए, सही रहता है। तो एक साथ ड्रग को नहीं लिया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ड्रग इंटरेक्शन की केस क्रिएट हो सकती है। तो चलिए 5वां फैक्टर देख लेते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई भी ड्रग अगर हम ओरली लेते हैं, तो जब ओरली लेंगे तो ये आपको पता है कि ये सबसे पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो लीवर में होता है इसको ये फॉलो करेगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में, और जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इससे क्या होगा, बायो एबिलिटी क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाती है। यही अगर कोई पेरेंटल ड्रग है, जो पेरेंटल जैसे इंजेक्शन हो गया, तो अगर इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, जिसके कारण उसका बायो एबिलिटी जो होते हैं उसका 100% होती है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं, डिजीज कंडीशन। अगर किसी पेशेंट को अगर हार्ट फेलियर है, थायराइड डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन है, या किडनी डिजीज है, तो उस केस में क्या होगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म इन्फ्लुएंस हो जाएगी। तो ये डिजीज कंडीशन हुआ। स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर कोई पर्सन अगर सिगरेट स्मोक करता है, तो सिगरेट स्मोक करने के कारण उसके बॉडी में एक एंजाइम जो जनरली हेपेटिक सेल में वो रिलीज होती है, CYP1A2 CYP1A2 जो एंजाइम है, ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएंगी, फास्ट हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा। और ये ड्रग जो ये थियोफाइलिन है, ये थियोफाइलिन जो ड्रग है ये जनरली COPD में चला जाता है, COPD में ये ड्रग का जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो अगर ड्रग मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट हो जाएगा ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, तो आपको पता है कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन घट जाएगी तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी जो स्मोकिंग करता है। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको सही से थोड़ा देख लीजिएगा, जो जो बातें बोले हैं उसको थोड़ा सही से इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और सही से इसको समझ के आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने है, डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एंड क्लासिफाई देम, डिस्कस द एमओए ऑफ बेंजोडाइजापिन एंड बार्बिट्रेट्स। तो सेडेटिव हिप्नोटिक जो है उसको डिफाइन करना है, उसका क्लासिफिकेशन बताना और एमओए बताना है, मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेंजोडाइजापिन या बार्बिट्रेट्स का। तो सेडेटिव सेडेटिव जो होता है, सेडेटिव ये ड्रग जो होगा ये जनरली रिड्यूस करेगा एंजाइटी को, एक्साइटमेंट को एंड मेंटल एक्टिविटी को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगी, प्रोड्यूसिंग ए क्लेमिंग इफेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप व्हेन यूज्ड इन थेरेप्यूटिक डोज। तो ये सेडेटिव जो होता है ये क्या है, ड्रग है जो कोई भी पर्सन अगर इसको ले रहा है तो ये रिड्यूस करेगा एक्साइटमेंट को, एंजाइटी को और मेंटल एक्टिविटी को ये रिड्यूस करता है, जिससे क्या होगा, बॉडी फंक्शन, बॉडी जो होते हैं ये स्लो हो जाती है और लेकिन यहाँ पे इसमें आपको नींद नहीं आएगी, यहाँ पे नींद नहीं आएगी। इस सेडेटिव जो ड्रग होते हैं वो लेने के बाद नींद नहीं आएगी, लेकिन रिलैक्सेशन आपको फील होगी स्ट्रेस से। तो अगर इसको हम थेरेप्यूटिक डोज में अगर यूज कर रहे हैं तब, अगर इसी ड्रग को अगर हाई डोज अगर लिया जाए, अगर सेडेटिव को ही अगर हाई डोज अगर दिया जाता है तो वो हिप्नोटिक इफेक्ट डाल सकता है, यानी आपको उसके कारण नींद भी आ सकती है। तो यहाँ पर हिप्नोटिक जो है ये ड्रग है जो इंड्यूस करता है, मेंटेन करता है स्लीप को। तो ये अगर इसका अगर हायर डोज अगर दिया जाए तो ये नेचुरल स्लीप को ये रिजेंबल करेगा। तो यहाँ पे हिप्नोटिक और सेडेटिव जो दो ड्रग है वो डोज के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। अगर ड्रग का डोज अगर कम है तो वो सेडेटिव काम करेगा, यानी सिर्फ आपका रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, यानी एंजाइटी को रिड्यूस करेगा, एक्साइटमेंट को रिड्यूस करेगा, मेंटल एक्टिविटी भी क्या होते हैं, रिड्यूस जाते हैं, एकदम रिलैक्स महसूस करिएगा, कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस फ्री। अगर लेकिन सेडेटिव के केस में आपको नींद नहीं आएगी, आराम फील कीजिएगा। लेकिन अगर वही हिप्नोटिक अगर डोज अगर ज़्यादा दे देते हैं, हाई दे देते हैं, तो हिप्नोटिक केस बन जाता है। जब हिप्नोटिक हो जाएगा तो आपको वो सुला देगी और तब वो बॉडी रिलैक्स रहेगा। तो अगर लोअर डोज अगर देते हैं तो सेडेटिव हो जाता है, अगर वही हायर डोज दे देते हैं तो हिप्नोटिक हो जाता है, जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट के द्वारा समझाए हैं। सेडेटिव है, अगर इसको हायर डोज दिए तो हिप्नोटिक हो गया, अगर यही हिप्नोटिक है लोअर डोज दिए तो सेडेटिव हो गया। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का जो क्लासिफिकेशन होता है, जनरली इसका 5 क्लास होता है। तो 5 क्लास में जो पहला क्लास है बेंजोडाइजेपिन्स, सेकेंड क्लास है बार्बिट्रेट्स और थर्ड क्लास जो है नन बेंजोडाइजेपिन्स हिप्नोटिक्स, इसको हम लोग जेड ड्रग भी बोलते हैं। और चौथा क्लास जो है ये मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो मेलाटोनिन के जैसा काम करेगा। और पांचवा जो है ये सेडेटिव एंटीहिस्टामिन। तो ये 5 क्लास है जनरली सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का। तो ये 5 क्लास का जो एग्जाम्पल है, बेंजोडाइजेपिन्स जो है इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, डाइजीपाम जो इससे पहले स्लाइड में देखे थे, क्लोनाजीपाम, ये बेंजोडाइजीपाम के क्लास में आती है, जो सेडेटिव और हिप्नोटिक भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है बार्बिट्रेट, ये बार्बिट्रेट जो होते हैं ये इसका एग्जाम्पल है फिनोबार्बिटल, थायोपेंटल। ये थायोपेंटल जो है ये अगर
अगर हाइयर डोज दे दे तो ये एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया भी कॉज कर सकती है। जनरल एनेस्थेसिया में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड जो है नन बेंजोडाइजापिन हाइप्नोटिक, तो ये जेड ड्रग बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो जोलपीडेम या जोलपीक्लोन बोलते हैं। इसका दो एग्जाम्पल है, जोलपीडेम या जोलपीक्लोन। ये नन बेंजोडाइजापिन हिप्नोटिक या जेड ड्रग के एग्जाम्पल में आती है। फोर्थ जो है मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट जो होता है, मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट जो होगा उसका जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो रेमेल्टियन या मेलाटोनिन, ये दो आपका मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में आती है। पांचवा जो है सेडेटिव एंटीहिस्टामिन। सेडेटिव एंटीहिस्टामिन जो होगा वो प्रोमिथाजिन डाइफेनहाइड्रामाइन। तो जनरली जो कफ सिरप जो होता है उसमें डाइफेनहाइड्रामाइन आप लोग देखिएगा लेवल क्लेम में, तो यही डाइफेनहाइड्रामाइन जो होती है सेडेटिव एंटीहिस्टामिन होता है। इसीलिए कफ सिरप पी लेने के बाद कुछ रिलैक्स महसूस होती है और कुछ जो मेंटल एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है, एक्साइटमेंट भी स्लो रिड्यूस हो जाएगी। तो मतलब ओवरऑल कहे तो पर्सन रिलैक्स फील करेगा, स्ट्रेस फ्री। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर बेंजोडाइजापिन का देखें मोड ऑफ एक्शन, एमओ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो बेंजोडाइजापिन का अगर मोड ऑफ एक्शन देखें तो थोड़ा इसको सही से देखिएगा आप लोग, जो बोलते हैं उसको थोड़ा सही से गौर से सुनिएगा। मोड ऑफ एक्शन एमओ ऑफ बेंजोडाइजापिन जो लिखा हुआ है ऊपर में देख रहे हैं। चलिए ये जो बनाए हैं ये आपका नर्व सेल है, ये क्या है, नर्व सेल है। नर्व सेल में क्या होते हैं, क्लोराइड चैनल बनाए हैं। ये क्या है, ये क्लोराइड चैनल बनाए हैं, ठीक है। और ये रिसेप्टर, ये क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर जो है ये गाबा ए रिसेप्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, गाबा ए रिसेप्टर। तो गाबा ए रिसेप्टर जो हो गया ये हो गया यहाँ पे, और ये जो क्लोराइड चैनल जो हो गया ये आपका यहाँ हो गया। ये आपका तो ओवरऑल किसका स्ट्रक्चर है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये मान ये ड्रग है, ये ड्रग जो है यहाँ पे बेंजोडाइजापिन लिखा हुआ है, जो आप लोग लिख लीजिएगा। ये ड्रग जो है ब्रैकेट में बेंजोडाइजापिन लिखा हुआ है। अब ये ड्रग जब ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जब ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये बाइंड कैसे करेगा, बाइंड टू बेंजोडाइजापिन साइट ऑन द रिसेप्टर। ये ड्रग सिर्फ बेंजोडाइजापिन साइट पे जाके ही बाइंड करेगा, रिसेप्टर पे जो बेंजोडाइजापिन का जो साइट होगा वहीं पे जाके बाइंड करेगा बेंजोडाइजापिन ड्रग। तो जब रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर का नाम है गामा ए रिसेप्टर, गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड इसको बोलते हैं। तो ये रिसेप्टर से जब बाइंड करेगा तो यहाँ पे जो चैनल जो है क्लोराइड चैनल ये ओपन हो जाएगा। क्लोराइड चैनल के जो होते हैं ये क्लोराइड चैनल ये ओपन हो जाएगी। जब क्लोराइड चैनल जब ओपन हो जाएगा जिसके कारण क्या होते हैं, Cl क्लोराइड का इनफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोराइड का इनफ्लक्स होना मतलब का क्लोराइड आयंस जो है वो बाहर से अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होता है, सेल के अंदर क्लोराइड का कंसंट्रेशन यानी नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, जिससे क्या होगा, हाइपर न्यूरल हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। न्यूरल, ऊपर में न्यूरल लिखा हुआ है, ऊपर में जो लिखा हुआ है न्यूरल हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगी। जब न्यूरल हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है तो क्या कॉज होगा, तो कॉज क्या करेगा, सेडेशन हो जाएगा, हिप्नोसिस हो जाएगी, एंजियोलाइटिक इफेक्ट कॉज करेगा, मसल्स रिलैक्सेशन करेगा एंड एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट करेगा। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म किसका है, बेंजोडाइजापिन्स का है, जो सेडेटिव और फिनेटिक दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है डोज पे। तो उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर आप लोग को मैकेनिज्म समझ में आया होगा।
जो जो बोले हैं उसको थोड़ा फॉलो कीजिएगा। लिखा हुआ अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जो बोले हैं उसको थोड़ा सही से सुनिएगा, उसको सही से इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो ये बेंजोडाइजेपिन का मोड ऑफ एक्शन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबीचुरेट। ये बारबीचुरेट्स जो होते हैं दोनों का सिमिलर ही होते हैं, लेकिन कुछ डिसिमिलर यहाँ पर दिखा गया है। जैसे ये क्या है स्ट्रक्चर जो बना है, ये नर्व्स का स्ट्रक्चर बना है, नर्व सेल है। उसी तरह से ये क्लोराइड चैनल है, उसी तरह से ये रिसेप्टर है, गाबा ये रिसेप्टर है। अब ये ड्रग है, जो ड्रग का है बारबीचुरेट्स है। ये बारबीचुरेट्स जो है ये ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो बाइंड कैसे करेगा, यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस है, बेंजोडाइपिन की तरह ये डिफरेंस है। बाइंड टू डिफरेंट साइट ऑन द गाबा रिसेप्टर। ये गाबा रिसेप्टर के किसी भी साइड से ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है, बारबीचुरेट ड्रग। तो लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर सिर्फ बेंजोडाइजापिन साइड से ही वो बाइंड करता। तो यहाँ पे किसी भी साइड से, डिफरेंट साइड से ये बाइंड कर जाएगा, जिससे क्या होगा, ये क्लोराइड चैनल प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन की तरह, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन वो ओपन रहेगी। मतलब ज्यादा टाइम क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और जब क्लोराइड चैनल अधिक देर तक अगर ओपन रहेगी तो आपको पता है कि ये क्लोराइड आउटसाइड से इनसाइड यानी सेल के अंदर क्लोराइड आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर इनफ्लक्स क्लोराइड आयन, मतलब क्लोराइड आयन का ज्यादा इनफ्लक्स होगा, जिससे क्या हो जाएगा, एक्सेस क्लोराइड आयन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर एक्सेस क्लोराइड आयंस आ जाएगी, जिससे नेगेटिविटी चार्ज जो है वो क्लोराइड सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव कंडीशन ज्यादा होगा, जिससे क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन, लीड टू हाइपर पोलराइजेशन होगा। उस केस में भी हाइपर पोलराइजेशन हो रहा था, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हाइपर पोलराइजेशन होगा। और जब हाइपर एक्सेस हाइपर पोलराइजेशन, जब हाइपर पोलराइजेशन होगा तो स्ट्रॉन्गर CNS डिप्रेशन, यहाँ पे CNS डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे CNS को क्या करेगा, ये डिप्रेस करेगा, क्योंकि एक्सेस क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स हुआ, एक्सेस से एक्सेस। तो यहाँ पे जब CNS जब डिप्रेशन हुआ, जब CNS डिप्रेशन होगा तो आप लोग को पता है कि क्या क्या कॉज हो सकती है, सेडेशन हो सकता है, हिप्नोसिस हो सकता है, मसल्स रिलैक्सेंट हो जाएगा, एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट भी डाल सकती है। और ये कुछ ड्रग जो होगा बारबीचुरेट सीरीज का, वो जनरल एनेस्थेसिया मतलब एनेस्थेटिक इफेक्ट भी डाल सकता है। तो ये ओवरऑल जो है ये बारबीचुरेट्स का मोड ऑफ एक्शन था। तो इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन ही कवर किए हैं, और सभी क्वेश्चन हम कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 2 जो क्वेश्चन है आप लोग इसको सही से देख लीजिएगा और एग्जाम का प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन का सलूशन आप लोग को बता देंगे एक एक करके। तो ये इसमें 2 क्वेश्चन ही बनाए हैं, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगी तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए 2 क्वेश्चन ही रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल इजी फार्मा केम से। धन्यवाद।